स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के इस स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं सारिका सिंह। भारत और पाकिस्तान 4 दिन तक चले संघर्ष के बाद सीज फायर पर राजी हो गया आखिरकार। कल शाम को इसका ऐलान भी हो गया, लेकिन रात को भारत के कुछ इलाकों में आसमान में फिर प्रोजेक्टाइल्स देखे गए। भारत ने पाकिस्तान पर सीज फायर तोड़ने का भी आरोप लगाया और पाकिस्तान ने इससे इनकार किया। इस बीच भारतीय वायुसेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इन सब पर करेंगे बात, समझेंगे कि सीज फायर कैसे हुआ, इसके सफल होने की कितनी संभावनाएं हैं, भारत को क्या हासिल हुआ। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक्सपर्ट्स। अमेरिका में भारत के राजदूत रहे सुरेंद्र कुमार हमारे साथ हैं। उसके अलावा डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट मेजर जनरल विशंबर दयाल हमारे साथ हैं। साथ ही बीबीसी के तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि अब तक क्या हुआ। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हुई। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले आतंकियों को जिम्मेदार बताया, जबकि पाकिस्तान ने इस आरोप को खारिज किया। फिर भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान और एलओसी पार कई जगह हमले करने की बात कही। भारत ने कहा कि उसने आतंकियों के ठिकानों पर हमले किए हैं। पाकिस्तान ने इन हमलों में कई लोगों की मौत के साथ बड़े नुकसान की भी बात कही। 7 मई से ही एलओसी पर गोलीबारी तेज हो गई। भारत ने कहा कि गोलीबारी में उसके 16 नागरिक मारे गए, जबकि कई लोग घायल हुए। फिर अगले दिन भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जम्मू, पठानकोट और उधमपुर के मिलिट्री बेस पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए, जिन्हें नाकाम कर दिया गया है। 9 मई को भारत ने बताया कि 8 मई की रात भारत के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर 300-400 के करीब ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की नाकाम कोशिश हुई। पाकिस्तान ने इन हमलों से इनकार कर दिया और इसी दिन टकराव चरम पर पहुंचा। दोनों देशों ने एक दूसरे पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले के आरोप लगाए। 10 मई को भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य अड्डों पर हाई स्पीड मिसाइलों से हमला किया। पाकिस्तान ने भी आरोप लगाया कि भारत ने उसके सैन्य हवाई अड्डों पर हमले किए। 10 तारीख यानी बीते रोज जब संघर्ष तेज होता दिखा था, तब शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। दोनों देशों ने इसकी पुष्टि की, लेकिन भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने रात को बताया कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने इस आरोप को खारिज कर दिया। अब दोनों ही देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस में 22 मई को और 12 बजे फिर से बात होगी। और श्रीनगर का ताज़ा हाल हमें बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता माजिद जहांगीर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ दिव्या आर्य जुड़ गई हैं। दिव्या, आपकी हमने कल की भी रिपोर्ट देखी कि कुछ जो सीमा के इलाके थे वहाँ पर हालात नॉर्मल तो होने लगे थे, लेकिन फिर रात को गोलीबारी की आवाज़ों की बातें आईं। उसके बाद ये भी कहा गया कि नियंत्रण रेखा के पास इस तरह की हलचलें देखी गई, ड्रोन भी उड़ते हुए देखे गए। आपने क्या देखा, लोगों ने क्या कहा? सारिका, आज की सुबह कल की रात से काफी अलग दिख रही है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे काफी ट्रैफिक है। कुछ दुकानें खुल भी गई हैं, कुछ अभी भी बंद है, क्योंकि लोगों ने ये बताया कि उनका स्टाफ जो है वो डर के मारे भाग गया है। खासतौर पर रेस्टोरेंट में हमने देखा कि हमें ओनर्स तो मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वो खोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि पैनिक में उनका स्टाफ चला गया है। तो चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं धीरे धीरे, और उन्हीं में एक स्पीड ब्रेकर एक तरह से कल की सीज फायर के बाद हुई ये जो सारी साइटिंग्स हैं जिनका आपने हवाला दिया वो बना। तो जम्मू के कई इलाकों से हमें लोगों ने कहा कि उन्होंने ऊपर ड्रोन उड़ते हुए देखे। हालांकि कोई एक्सप्लोजन्स की बात हमें जम्मू में नहीं सुनने को मिली। जम्मू से अगर थोड़ी ही दूर चलें तो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पड़ती है, वहां पर एक्सप्लोजन्स की खबरें आई। वहां से सुबह मेरे साथ कुछ स्थानीय निवासियों ने वीडियोस भी शेयर किए। वहां पर जो फायरिंग हुई है उससे लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, कई जगह मवेशी मारे गए हैं। तो उस वजह से इलाके में डेफिनेटली थोड़ा तनाव है। लेकिन लोगों ने ये भी कंफर्म किया कि करीबन रात 11-12 बजे के बाद ये सारी फायरिंग बंद हो गई और तब से वहां शांति बनी हुई है। इसी तरह की जानकारी हमारे पास राजौरी से आई। आप जी, आप अपनी बात पूरी करिए। राजौरी नियंत्रण रेखा के पास उत्तर में है, हम लोग दक्षिण में हैं, और नियंत्रण रेखा के पास राजौरी में जो गांव हैं वहां पर कई सारी ड्रोन्स देखे गए। लेकिन वहां पर भी 11-12 बजे के बाद से कोई भी ड्रोन्स, कोई भी एक्सप्लोजन्स नहीं सुने गए। दिव्या, सुबह शांति लेकर आई है इन जगहों पर, ऑफ कोर्स कल के सीज फायर के ऐलान के बाद, लेकिन रात थोड़ी सी वैसी नर्वसनेस दिखी होगी। लगातार आप 3-4 दिन से जो कवर कर रही हैं, हर रात इस तरह की एक तरह का दहशत और अंदेशा लेकर आती है। कल भी लगा था कि सीज फायर के ऐलान के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर रात को इस तरह की घटनाएं हुई। लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में? आज की रात का उनको किस तरह का इंतजार है?
बल्कि सारिका, कल रात फिर से जम्मू में ब्लैकआउट हो गया था। ब्लैकआउट मतलब कि सरकार की तरफ से बिजली काटी गई थी ताकि लोग घरों में रहें। बल्कि हमने ट्विटर पर देखा, उमर अब्दुल्ला जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि एक्सप्लोजन श्रीनगर में सुने गए हैं, वहां ब्लैकआउट हो गया है। राजस्थान के कई इलाकों में ब्लैकआउट हुआ। तो उससे एक टेंशन का जो माहौल है वो बना रहता है। हमारे होटल में भी, रेस्टोरेंट में हमें बत्तियां बंद करके कहा गया कि एक लैंप हमारी टेबल पे जलाया गया और ऐसे हम लोगों ने खाना खाया। हमें कहा गया कि ऊंची मंजिलों पे नहीं, आप नीचे मंजिलों के रूम्स में शिफ्ट हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो यहाँ के रेजिडेंट्स अभी भी फेस कर रहे हैं। अभी भी जो दुकानें नहीं खुली हैं और जो पूरी नॉर्मलसी नहीं है, उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हर किसी को इंतजार है कि आज की रात कैसे बीतेगी। कल जब दोबारा डीजीएमओज की बैठक होगी, शायद तब एक ठोस तरीके से ये जानकारी सामने आए कि हाँ, सीज फायर का उल्लंघन नहीं हो रहा है, खासतौर पर अगर आज की रात शांति से निकलती है। जी दिव्या, आप हमारे साथ बने रहिए। मेजर जनरल विशंबर दयाल भी हमारे साथ हैं। विशंबर दयाल जी, आपने सुना संवाददाता हमारे कह रहे हैं जो लोगों से बात हुई है उनको अभी भी राहत तो है, लेकिन राहत के साथ थोड़ा सा भी एक विद पिंच ऑफ सॉल्ट थोड़ा अंदेशा भी है। इस बीच में सेना ने कह दिया है कि ये ऑपरेशन जारी रहेगा। कैसे देखा जाए इस पूरे मामले को? देखिए, जो वहाँ के लोग कह रहे हैं, जो वहाँ की जनता कह रही है, वो भी ठीक कह रही है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, पुराने, उनके पास भी इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी लड़ाई बंद होती है तो उसका इफेक्ट 1-2 दिन चलता रहता है। देखिए, हम लोग बहुत तजुर्बेकार है। 1965, मतलब आपके हिसाब से ये बंद हो गया है ना? आपके हिसाब से ये संघर्ष अब खत्म होने वाला है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 1965, 71 और कारगिल का अगर एग्जाम्पल लें तो जो सीज फायर के बाद जो ऑपरेशन थे वो 1-2 दिन ओवरफ्लो कर जाते हैं। 1-2 दिन और जो बाकी है, कुछ लोग, कुछ लोअर लेवल पे लीडर्स, मिलिट्री लीडर्स होते हैं जो शायद हायर डायरेक्शंस के अगेंस्ट भी अपनी कार्रवाई करते रहते हैं, रिवेंजफुल कार्रवाई करते रहते हैं। ये उसका पार्ट है। हो सकता है थोड़ा बहुत आज भी कुछ देखने को मिले, लेकिन मैं नहीं समझता अब पाकिस्तान ज़्यादा इसको वायलेट करेगा। और जो आज हमने जो भारतीय जो एयरफोर्स का जो ट्वीट है जिसकी बार बार जिक्र कर रहे हैं, देखिए, कल डीजीएमओज की जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग के बाद इसकी रूपरेखा जो होगी वो तैयार होगी। अभी एक सीज फायर डिक्लेयर हुआ है और उस सीज फायर में सिर्फ भारत ने ये कहा है कि भाई अगर आप उग्रवाद का कोई भी और इसके बाद हादसा करेंगे या कोई भी इंसिडेंट होगा तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। जो एलसी पर पीस है, सीज फायर है, उसकी कैसे क्या, वो सारी रूपरेखा जो है, और देखिए ट्रिकल डाउन करता है। आज ही अगर वायुसेना या भारतीय सेना अपने डायरेक्शन दे दे ट्रूप्स को कि भाई सीज फायर हो गया, वो ट्रिकल डाउन करता है ना, थोड़ा सा सेटल होने दीजिए ना, तो वो भी ट्रिकल डाउन कितने दिन लग सकते हैं आपके हिसाब से, मेजर जनरल? देखिए, मेरा मानना यह है कि इस टाइम पे जो हालात है उसमें ज्यादा दिन, 2-3 दिन लगेंगे। कल की जो मीटिंग होगी उसके बाद और स्पष्ट हो जाएगा। फिर वो एक कोई कंक्रीट एग्रीमेंट होएगी दोनों डीजीएमओज के बीच में। और जैसे गवर्नमेंट ने पहले एक डायरेक्टिव इशू किया होगा ना कि आप ये ऑपरेशन सिंदूर का, तो वो गवर्नमेंट का ऑपरेशन सिंदूर का जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन, पब्लिक स्टेटमेंट एक बात है, मीडिया को एक स्टेटमेंट है, वो बात अलग है, लेकिन एक डायरेक्शन आता है ना गवर्नमेंट से। जी बिल्कुल, पब्लिक यही जानना चाहती है कि ये पूरे मामले में अभी ये कहां जाता हुआ दिख रहा है और आगे क्या होगा। देखिए, अभी तो टेम्परली तो इसमें मानिए कि ये सीज फायर की तरफ, शांति की तरफ जाता दिख रहा है। बस हम यही अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं जो सही खबरें जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत तरह की खबरें इस बीच में आ रही हैं, कंफ्यूजन की स्थिति भी है। तो ऐसे में एक साफ और सटीक खबर और एनालिसिस भी साफ कि आगे क्या हो सकता है। और आप कह रहे हैं कि शायद 2-3 दिनों में एक छोटा सा मैं बटन करूंगा। पाकिस्तान को एक मैसेजिंग भी जरूरी है कि भारत ने अभी विड्रॉ उसी मैसेजिंग की जरूरत है, ताकि वहां धीरे धीरे, देखिए, भारत ने इनिशिएट नहीं किया, भारत ने एक कार्रवाई की थी जो कि प्योर मिलिट्री कार्रवाई थी। मेजर जनरल विशंबर दयाल, आपके पास हम वापस आएंगे। हमारे साथ अमेरिका में भारत के राजदूत रहे सुरेंद्र कुमार जी भी हैं। सुरेंद्र कुमार जी, कल ये खबर आई और एकदम से ट्रंप पीस मेकर की भूमिका में नजर आया। सीज फायर का ऐलान भी आनन फानन में दोनों देशों की तरफ से हो गया। उसके बाद अब जब ट्रंप ने उसके आगे बात कराने की बात कही है, जिससे भारत इनकार करता रहा है कि कोई और देश इन दोनों देशों के बीच में मेडिएट करेगा, अब आगे आप ट्रंप की भूमिका किस तरह देख रहे हैं? मैं 2-3 एक करेक्शन कर, देखिए, भारत का राजदूत नहीं था, मैं शिकागो में कौंसल जनरल था। दूसरी बात है कि बार बार हम लोग सीज फायर की बात कर रहे हैं। आप कल से वक्तव्य देख लीजिए, फॉरेन सेक्रेटरी ने, फॉरेन मिनिस्टर ने कहीं भी वर्ड सीज फायर यूज किया है?
ये अमेरिका के सोर्स आ रहे हैं, आपके प्रेस में आ रहा है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में तो यही लिखा था सर, Trump is not president of India. I am talking about Indian side. Foreign Secretary ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनका we have reached an understanding to stop hostility attack. So we should really go by what we are saying. Trump has played a तो very इसका important. डिप्लोमेटिक मतलब क्या हुआ सर, जो भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है? उन्होंने कहा है कि जो लड़ाई हो रही थी कल तक, जो रात में आप देख रहे थे कि उन्होंने जो 30 जगह किया, हमने किया, और मिसाइल जा रही हैं, ड्रोन जा रहे हैं, वो एकदम बंद हो गए, ऑर्डर दे दिया गया, बंद हो गए। और बात क्या हुई, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से फोन पे बात की और पेशकश की कि हम इसको बंद करना चाहते हैं, और दोनों में एग्रीमेंट हुआ। पर ये हम लेट अस नॉट रियली गो फर्दर, स्टेप बाय स्टेप। कल मीटिंग होगी, उसमें जैसा समृद्ध दयाल जी कह रहे थे, रूपरेखा काफी क्लियर होगी। बहरहाल किसी भी तरह से हॉस्टिलिटी कम हो, इसका स्वागत होना चाहिए। दोनों तरफ जो खून खराबा ना हो, इसका स्वागत होना चाहिए। लोग मर रहे हैं, उसकी स्वागत होना चाहिए। पर इसके पीछे ये आनन फानन जो आप बात है, ये कुछ आनन फानन कुछ नहीं होता। इसके पीछे मैंने जो आनन फानन कहा कि दोनों देशों की तरफ से भी ये बात आ गई कि हाँ, ये मामला अभी यहीं पर रुक रहा है, आनन फानन में हुआ। देखिए, ये आप कह रही है कि ट्रंप सामने आना, कहाँ से कुछ नहीं, पीछे तमाम चैनल से बात हो रही है। रूबियो ने कितने बार बात की है उनके फॉरेन मिनिस्टर से पाकिस्तान में, हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, बाद में वाइस प्रेसिडेंट वॉन्स ने हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात की है, वहां पर उन्होंने मुनीर से बात की, जनरल मुनीर से बात। तो तमाम चैनल्स में कम्युनिकेशन हो रहा है। उसके बावजूद ये आपको देखना पड़ेगा, सीजफायर एकदम नहीं आ रही है, हर तरह के प्रेशर यूज किए जाते हैं। यदि पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं होती, यह अमेरिका ने नहीं कहा होता कि तुम नहीं एग्री करोगे तो आपको लोन नहीं मिलने वाला है, एक ट्रंप कार्ड था, ट्रंप साहब जो यूज किया, और भी तरह के प्रेशर होते। हमको इस बात को मानकर चलना चाहिए कि पाकिस्तान का एकदम प्रश्न नहीं कर सकते। कितने बार वो कहते हैं, क्या करते हैं, अभी हालत जो है अभी 24 घंटे में नहीं हुए हैं। वी शुड रियली होप सब कुछ जैसा चल रहा है, जो कहा जा रहा है वो किया जाएगा, आगे देखें क्या होता है। अभी देख रहे हैं कल तो जो है वेट एंड वॉच की सिचुएशन में आप कहते हैं कि रहना चाहिए। जब तक आपकी मीटिंग डीजीएमओ को नहीं होती, तब तक रोकने का काम नहीं होगी। पीछे चैनल में जो है तमाम किस तरह की क्या हुआ है, सारी बातें प्रेस को नहीं बताई जा सकती, और सारी बातें प्रेस में कभी स्पष्ट होगी भी नहीं। पर ये है कि देखिए, जब हमारा कारगिल हुआ था तब भी प्रेसिडेंट क्लिंटन ने प्राइम मिनिस्टर मुशर्रफ को फोन किया था। जी, इस पर हम बात करेंगे, पीछे कूटनीतिक क्या क्या पहल हुई, कौन से चैनल्स यूज हुए, कितनी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, ये तो सबके मन में सवाल है। इस सवाल के साथ भी मैं आपके पास वापस आऊंगी। दिव्या आर्य हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिव्या, आप कह रही हैं कि वहां जनजीवन तो सामान्य हो गया, जब ये सीज फायर की खबर आई थी तब लोगों ने इसको कैसे लिया था? सारिका, जनजीवन सामान्य मेरे ख्याल से सबसे पहले जम्मू जैसे शहर में होगा, क्योंकि ये एक बड़ा शहर है। लेकिन यहाँ पर आज भी हम एक गुरुद्वारे गए थे, और यहाँ पे गुरुद्वारों और मस्जिद में उन लोगों को पनाह दी गई है जो बॉर्डर से भागकर यहाँ आए। और ना सिर्फ जम्मू से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बल्कि यहाँ पे हमें पुंछ और राजौरी से भागकर आए लोग मिले, जो यहाँ से 8 घंटे का सड़क का रास्ता है। और वो लोग अभी भी यहाँ हैं, पर कई लोग लौटने भी लगे हैं, और कुछ लोगों का कहना था कि वो आज की रात देखना चाहते हैं और फिर कल लौटेंगे। तो मुझे लगता है स्थिति सामान्य होनी जम्मू शहर से शुरू होगी, लेकिन जब तक आप सीमावर्ती इलाकों में चीजें सामान्य नहीं होती, तब तक इसको सामान्य कहना मुश्किल होगा। वहां पे शेलिंग नहीं रुकती, और वहां पर लोग इतना सुरक्षित नहीं महसूस करते कि वापस अपने घरों में जाएं, जहां जाकर फिर उनको अपने जीवन को सामान्य करने में और वक्त लगेगा, क्योंकि शेलिंग की वजह से डिस्ट्रक्शन है घरों में, जिसको उनको ठीक करना होगा, वापस स्कूल खुले। लेकिन लोग क्या उम्मीद जता रहे हैं कि ये जो ऐलान हुआ है, दिव्या, ये जो ऐलान हुआ है, क्या लोग उम्मीद जता रहे हैं कि आगे ये ऐसे ही कायम रहे, सीज फायर, जिसको कई लोग मानने से इनकार कर रहे हैं? हमारे साथ जो खास मेहमान हैं सुरेंद्र कुमार, जो भी कह रहे हैं कि इसे सीज फायर ना कहिए, लेकिन जो भी ये मौजूदा शांति की बात हो रही है, इस पर लोग क्या कह रहे हैं, आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं? तारिका, इस पर दो मत हैं। लोग जरूर ये कह रहे हैं कि ये एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ जो लोग जम्मू में हैं या जो जम्मू कश्मीर रीजन में हैं, अलग अलग जगहों पे हैं, उनको लगता है कि सबसे ज्यादा किसी भी तरह के संघर्ष का जो असर है वो उनकी जिंदगी पे है, जो कि एक दिल्ली बेंगलोर में रहने वाले व्यक्ति की जिंदगी पे नहीं है। तो उस पर्सपेक्टिव में वो कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है कि चीजें रुक गई हैं, ताकि उनकी जिंदगी पटरी पे आ सके, वो अपने स्कूल कॉलेज जा सकें, दुकानें खुल सकें, और वो उम्मीद से ही उसको देख रहे हैं कि वो बरकरार रहे। पर मुझे कई ऐसे लोग भी मिले जिन्हें लगता है
कि ये एक मौका था यहाँ पर जो ये एक संघर्ष इतने सालों से बना हुआ है उसका कोई ठोस रास्ता या ठोस इलाज ढूंढने का। ये कितनी सही एक्सपेक्टेशन है या नहीं, इस पर विवाद हो सकता है, इस पर बहस हो जी। सकती है, पर ये लोगों की राय है और उन्हें लगता है कि ये मौका भारत सरकार ने खो दिया। और साथ ही जो पहलगाम में हुआ उसके लिए क्या ये सीज फायर वो इंसाफ है जिसकी लोगों को तलाश थी, इस पर जी। भी अभी लोगों की आम राय नहीं है। शुक्रिया दिव्या इस पूरी बातचीत के लिए। और मेजर जनरल विशंबर दयाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशंबर दयाल जी, अगर आप इसे एक संघर्ष मैसेजिंग का कहें दोनों देशों की तरफ से, तो ये मैसेज क्या देने की कोशिश हुई भारत की तरफ से, और इस कार्रवाई से जो पूरे मिलिट्री कार्रवाई हुई उससे क्या हासिल हुआ भारत को? देखिए, भारत ने एक बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि जो भारत का आगे से जो भी भारत का रिस्पॉन्स होगा वो सिर्फ पीओके या टेररिस्ट कैंप्स इन पीओके या हमारे जो कश्मीर जे.एंड.के में जो टेररिस्ट हाइड आउट्स वगैरह हैं उस तक सीमित नहीं रहेगा। भारत जो है उसके मेन लैंड पर, खासकर पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं, जहाँ उनके बड़े बड़े सपोर्टर्स हैं, जहाँ से पूरा टेररिज्म जो भारत के अंदर फैलाया जाता है उसकी रूपरेखा लिखी जाती है, वहाँ रिक्रूटमेंट होती है, वहाँ फर्स्ट इंडोक्ट्रिनेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, उसके बाद लॉन्च पैड्स पे भेज के हिंदुस्तान में उनको भेजा जाता है। तो उन पर अटैक जो भारत ने किया उससे, और उनको जिस प्रिसाइज ने जिस प्रिसिजन से, जिस सरप्राइज से, जिस डिसेप्शन के साथ हमने वो कार्रवाई की, और जो हमने डिस्ट्रक्शन की बगैर कोलेटरल डैमेज के, बगैर किसी कोलेटरल डैमेज के, जो आम पाकिस्तान का जो आवाम है उसको कोलेटरल डैमेज किए बगैर, जो ये मैसेज, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही जा रही थी, बिल्कुल सारिका, वो कहेगा, पाकिस्तान क्लेम करेगा। देखिए, पाकिस्तान पर, किसी पाकिस्तान की बात पर विश्वास करना भारत के लिए बहुत मुश्किल है, और हम लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान झूठ बोलता है, 1947 से झूठ बोलता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बिल्कुल किसी, मेजर जनरल, इंफॉर्मेशन के लेवल पे ये एक लड़ाई चल रही है दो मुल्कों के बीच में, जिसमें वाकई अभी शायद वेरीफाई करने में वक्त लगेगा। तारिका, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। देखिए, कारगिल के युद्ध में उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड होने के बावजूद भी अपनी डेड बॉडीज को सोल्जर मानने से मना कर दिया था। अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान के साथ उनकी रेगुलर फोर्सेस गई थी 1996 में, हम मिलिट्री हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग तथ्यों से बात करते हैं। सारिका, आपने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तथ्यों से बात करते हैं। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो ये बड़ा 1996 में तालिबान के साथ गए थे, जो इनके लोग डेड थे उनको भी इन्होंने सोल्जर मानने से मना कर दिया। ये पाकिस्तान की एक हकीकत सर, है। आपके पास नहीं, देखिए, मैं एक छोटी बात, जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। बात पूरी ये है कि देखिए, आपने दूसरा जो सवाल पूछा, हाँ। एक तो हमने पहली चीज ये हासिल की, दूसरी चीज हमने जो हासिल की कि देखिए, दुनिया के सामने एक चीज तो स्पष्ट हुई ना, हम जो 1989 से कह रहे थे कि पूरी की पूरी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान में है। जिस तरह से पाकिस्तान में स्ट्राइक्स के बाद जो पाकिस्तान का रवैया है, जैसे पाकिस्तान अपनी रूपरेखा दिखाई है, जो कुछ पाकिस्तान में उभर के आया है उनके मीडिया में, उनके सोशल मीडिया में, जो पिक्चर्स हमने देखी हैं वो आपने भी देखी है, तो पाकिस्तान की जो सेना है और जो आतंकवादी हैं वहां के, जो हम कहते रहे इतने दिन से भारत, उनका एक गहरा संबंध है जो वेस्ट नहीं समझता, जो बाकी लोग नहीं समझते, उनका एक गहरा संबंध ही नहीं, ये सारा का सारा वहां से प्रमोटेड होता है दुनिया के सामने ही, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। और एक भारत ने थोड़ा सा ये दिखाया कि जो असली बात है, भारत पाकिस्तान से, भारत की मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है, और भारत जब भी मिलिट्री पावर लगाएगा, सारिका, मैं मानता हूं, जब भी हम संपन्न दोनों देश में हैं, वो विड्रॉ करेगा, इसी वो वजह अपने शेल में जाएगा। जी, लेकिन परमाणु संपन्न दोनों देश हैं, ये भी भूलना नहीं होगा, और शायद यही वजह है कि सिर्फ भारत ही नहीं, मतलब दुनिया में भी इस बात को लेकर फिक्र हो रही थी कि संघर्ष कहाँ जा रहा है और ये खत्म होना चाहिए या इस पर रोक तो लगनी चाहिए। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। रॉक्सी गागडेकर छारा, BBC संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ राजस्थान से जुड़ गए। रॉक्सी, लगातार जो कल एक तरफ से शांति की बात आई और उसके बाद दोबारा फिर से इस तरह की खबरें आने लगी कि संघर्ष अभी जारी है, आपने वहां पर क्या देखा? जी देखिए, पहले तो जब ये खबर आई कि जो है ये संघर्ष विराम हो चुका है, उस वक्त जैसलमेर में बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। हनुमान चौराहा जो यहाँ पर है, वहाँ पर सभी लोग बाहर आ गए थे। अभी तक जो लोग अपने घरों में 3 दिन से वहाँ पर थे, वो सभी लोग बाहर आए थे और सेलिब्रेट किया था। लिटरली एक यहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ था, इंडियन आर्मी की जय के नारे लगे थे और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन यहाँ पर शुरू हुआ था। जो दुकानें वगैरह बंद हो चुकी थी वो खुलने लगी थी शाम को 5 बजे से ही। लेकिन
जब रात को फिर से फायरिंग हुई, खास तौर पर यहाँ पर भी लोगों ने फायरिंग की आवाज़ सुनी, जैसलमेर में, यहाँ का जो पास का डिस्ट्रिक्ट है जय बाड़मेर, वहाँ पर भी फायरिंग की आवाज़ें जब आई तो फिर से लोगों में एक चिंता का माहौल हो गया था। जो ब्लैकआउट का जो ऑर्डर्स थे, वो जो विड्रॉ किए थे, वो वापस ऑर्डर किए गए और रात को फिर से पूरा जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट और जितने भी दूसरे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी में ब्लैकआउट वापस जब आया तो लोगों में फिर से चिंता की जो बात है वो चिंता की बात होने लगी। आज सुबह जब हम लोगों ने यहाँ पर मार्केट जो जीवन है वो जीवन नॉर्मल होने लगा, जब हम लोगों ने लोगों से बात की तो जानने को मिला कि एक तरफ वो सब खुश है कि यहाँ पर सीज फायर जो संघर्ष विराम है वो संघर्ष विराम हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी चिंता है कि अगर ये संघर्ष विराम ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और ख़ासतौर पर 12 तारीख की जो मीटिंग है उस मीटिंग की जो राह लोग हैं वो देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ये जो संघर्ष विराम है वो कंटिन्यू हो, लेकिन एक चिंता ये भी बिल्कुल उन्हें सता रही है कि अगर संघर्ष विराम न हुआ तो वापस उन्हें उसी फेज़ में से गुजरना पड़ेगा जो पिछले 3 रातों से वो लोग गुजर रहे थे। यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें कहा कि उन्होंने अपने घर के ऊपर से ड्रोन्स निकलते हुए देखे, इंडियन आर्मी जो कि जिस तरह से उन्हें डिफेंस कर रही थी वो डिफेंस का पूरा जो मामला है वो उन्होंने देखा और ये जो पूरा मामला है इस पूरे दौर से वो वापस फिर से गुजरना नहीं चाहते। ऐसे कई लोग हैं जो हमसे बात करते वक्त उन्होंने इस तरह की बातें कही। शारिका जी, जुगल पुरोहित भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। जुगल, कल जब इस तरह की खबर आई तब भी हम जुड़े थे और हमारी बात हुई थी कि एक तरह से ये प्रोसेस होगा, क्या फेज वाइज ये लागू होगा, क्या मिलिट्रीज की आपस में बात होगी, क्या कुछ चल रहा, खबरें क्या आ रही हैं? हाँ सारिका, कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोपहर को 12 बजे भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन फिर से एक दूसरे के साथ बात करेंगे और फिर इस प्रोसेस की एक और लंबी और एक और मुकम्मल जो तस्वीर है वो सामने आएगी। जहां तक अब जो फिलहाल चल रहा है, अब आप देख सकते हैं कि टर्मिनोलॉजीज को भी लेकर दोनों देश एक पेज पर नहीं है। कोई इसे सीज फायर कह रहा है तो कोई इसे अंडरस्टैंडिंग कह रहा है, लेकिन ये जरूर है कि कश्मीर में कल जो हुआ, जम्मू कश्मीर में सीज फायर के डिक्लेरेशन के बाद भी हमने देखा कि जैसे उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और कई हमारे रिपोर्टर्स ने भी इसकी जानकारी साझा की कि हमले उसके बाद भी हुए और भारत ने एक तरह से उन हमलों को के खिलाफ कार्रवाई भी की। पाकिस्तान ने भी ऐसा इल्जाम लगाया है कि भारत ने उन पर हमला किया और पाकिस्तान ने जिम्मेदारी से उन हमलों का जवाब दिया। तो बहुत ही मुश्किल लेकिन टेन्युअसली ही सही ये फिलहाल होल्ड कर रहा है। पंजाब में अगर मैं बात करूं जहां मैं हूं, तो कल रात से अब तक कोई भी किसी किस्म की खबर नहीं है कि बॉर्डर्स पे कोई प्रॉब्लम आई है, लेकिन मेन जो मीटिंग है वो कल है, जिसके बाद हमें पता चलेगा कि एक लार्जर पिक्चर क्या इवॉल्व हो रहा है इससे। पंजाब से एक खबर ज़रूर है कि वहाँ बिजली वगैरह तो बहाल कर दी गई है, लेकिन कल रात तेज़ सायरन की आवाज़ें सुनी गई थी और वहाँ रेड अलर्ट है कुछ जगहों पर अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं कल रात को दरअसल हम लोग पहले पठानकोट में थे, उसके बाद घूम फिर कर लुधियाना पहुंचे। लुधियाना ज्योग्राफिकली बॉर्डर से काफी दूर है, वो एक बॉर्डरिंग इलाका नहीं है, लेकिन वहां पर भी ब्लैकआउट करने की कोशिश हुई, शुरुआत हुई, क्योंकि सीज फायर की खबर के बाद लोगों ने दुकानें खोली, लोगों ने बाहर जाना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे कश्मीर के हालात लोगों के सामने आए तो डर फिर से शुरू हो गया, तो लोगों ने फिर से ब्लैकआउट वगैरह शुरू किया। सो ये एक फ्लक्स सिचुएशन है, लोग बहुत अनसर्टन है, तो अपने अपने तरीके से जो जहां जो कर सकता है उसे कर रहा है। कोई क्लैरिटी फिलहाल इस बात की नहीं है कि ये आज की रात कैसे निकलेगी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अब तक कोई रिपोर्ट नहीं है, तो लोगों में एक राहत है, लेकिन वो देख भी रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। राहत के साथ थोड़ा अंदेशा जरूर है। बहुत शुक्रिया जुगल आपका हमसे बात करने के लिए। और कॉन्स्यूल जनरल ऑफ इंडिया इन शिकागो रहे सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, जो मैं आपसे सवाल पूछ रही थी कि अमेरिका ने कहा है कि अभी भी वो आगे बात करने में मदद करेंगे, लेकिन भारत कहता रहा है कि हम आपस में सुलझाएंगे, तो अमेरिका की भूमिका क्या भारत स्वीकार करेगा? और दूसरा सवाल वही जो मैंने विशंबर जी से भी पूछा कि भारत को इस मिलिट्री कार्रवाई से अब तक हासिल क्या हुआ, डिप्लोमेटिक लेवल पर हासिल क्या हुआ? आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दे दूं जी। एक 3 हासिल हुए, वो मैसेजिंग बात कर विशंबर दयाली, मैं उनसे सहमत हूँ। सबसे बड़ा तो ये है कि आपके मसूद अजहर, उनकी फैमिली के 10 लोग तबाह हो गए, वो रो रहे थे। आपको लश्कर तैयबा,
हिजबुल इज़्लाम मुजाहिदीन एंड जैसे मोहम्मद, तीनों के सेंटर में डिस्ट्रक्शन हुआ है। और जहाँ जहाँ पर इनके और भी सेंटर, आप कहाँ कहाँ जाएंगे, रहीम यार खान है, नूर खान है, मुरीद के, सियालकोट, रावलपिंडी, लाहौर, जहाँ इतनी बड़ी तादाद में कभी इतने अटैक नहीं हुए, इतना नुकसान नहीं पहुँचाया गया। तो जैसा प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले अपने भाषण में कहा था कि हम ढूंढ ढूंढ कर टेररिस्ट को मारेंगे, टेररिस्ट कैंप को काफ़ी क्षति हुई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ को बहुत ही डिग्रेड किया गया है। उनको देखिए आप, एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर में था, चाइना का बना हुआ GQ-9, वो डिस्ट्रॉय हो गया। आप रावलपिंडी में GHQ के बिल्कुल पास तक हमले किए गए। कई सेंटर जहाँ पे रिफ्यूलिंग होती थी, जहाँ से आम जाते थे, जहाँ पर के लोग इकट्ठे किए जाते, काफ़ी, तो इससे काफ़ी मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत कम हुई है। और ये तबाह नहीं होगा पूरा टेररिज्म, काफ़ी क्षति पहुंची है। वहाँ पे इतने ज़्यादा टेररिस्ट कैंप है, सारे कैंप 9 कैंप मारने से खत्म हो जाएगा। कई दशक से वहाँ पे टेररिज्म को पनाह दी जा रही है। दूसरा, यह पहली बार हुआ है जबकि हमने इंडस वैली आपकी जो एग्रीमेंट है उसको अवेंस में रखा है, और देख रहे हैं आप उसके खिलाफ कितने भाषण आ रहे हैं। पाकिस्तान में पानी नहीं मिलेगा, आपने देखा बिलावल भुट्टो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए, किस भाषा में बोले थे, सिंध में खून की नदियां बहेंगी। पर एक ऐसा तरह का जो वेपन आपने यूज किया, पहले कभी नहीं यूज किया था। अभी आपने कल पानी को छोड़ा है, पर हमने वो उसके बारे में अभी अवेंस में रखा है। तीसरी मैसेजिंग ये है कि देखिए, पाकिस्तान हर बार ये ट्राई करता है कि हमने कुछ नहीं किया, डिसइंफॉर्मेशन, पर डिसइंफॉर्मेशन आज के ज़माने में नहीं चलती। तरह के इस तरह के कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, सोशल नेटवर्क हैं, कहीं न कहीं से जो है खबर आ जाती है कि आप क्या क्या चल रहा है। सोशल नेटवर्क के जरिए तो सर बात दोनों तरफ से एक तरह से वॉर चल रहा है ना, इधर भी वीडियो बन रहे हैं, उधर भी वीडियो बन रहे हैं। इसमें ऐसे में कैसे भरोसा करे जो जनता है वो, ऐसे में इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि उन तक एक सही खबर जाए, एक सटीक खबर जाए, क्योंकि अभी लोगों को क्या चाहिए, एक सही इन्फॉर्मेशन कि वो कहाँ खड़े हैं, दोनों के देश कहाँ खड़े हैं। सही इन्फॉर्मेशन क्या BBC सुनने आ जाएगी क्या? आप भी डीलिंग BBC पर 50 साल से, 86-87 से BBC साथ कर रहा हूं मैं। पिछले कई साल में जो आपकी रेपुटेशन BBC कितने नीचे हुई है, देखिए आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा हमने 3 रफाइल प्लेन के डाउन कर दिए, फोटो दिखाइए, किसी को दिखाए उन्होंने कहा ऐसे 400 को डाउन कर दिखाइए। सर मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ कि हमारी कोशिश यही है कि उन तक सही चैनल्स के जरिए खबर पहुंचे। सोशल मीडिया पर तो इन्फॉर्मेशन वॉर होते रहते हैं। आप मेरी बात सुनेंगे नहीं, या आप खुद ही बोल लीजिए। मैं नहीं चाहता आप बुला करके अपनी बात बताना। सर मैं आपकी बात सुन रही हूँ और आगे भी सुनूंगी। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने कहा हमने उनके 3 रफाइल प्लेन डाउन कर, एक भी फोटो देखा आपने? उन्होंने कहा ऐसे 400 को डाउन कर दिखाया फोटो। हमारे जहां जहां अटैक हुए हर कैंप का सेंटर का फोटो दिखाया है, उसका बताए किसको बिलोंग करता है, उसको बताए इसने इंडिया में क्या क्या किया थे, तथ्य आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। 3 दिन के अंदर पाकिस्तान ने किसी भी एक इंडियन जेट प्लेन का, एक किसी सिस्टम का कोई फोटो दिखाया यहाँ पे? बाहर आप कुछ बोलते रहिए तो अरे उनको ठीक है, आज कुछ भी मैं कह रहा हूँ कि 3 फैक्टर इतने हैं। एक तो मैसेजिंग आपके टेररिज्म को यह है कि आपकी सरकार पाकिस्तान की आपको डिफेंड नहीं कर पाएगी। मसूद अजहर को पहली बार लगा कि दुख कैसे होता है, उनकी सिस्टर या उनके ब्रदर में मारे गए, पर ऐसे सैकड़ों को आप मार चुके हैं, उनके दुख को आपने कभी कुछ फील नहीं किया, अब आपको फील हो रहा है। आपके लश्कर तावा इतने लोग मारे गए, उनके देख रहे हैं आप, उनके कॉफिन को आप नेशनल फ्लैग से रैप करके दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप जी? एक टेररिस्ट जो यूनाइटेड नेशन की टेररिस्ट लिस्ट में है, उसके मरने पे आपके आदमी यूनिफॉर्म में खड़े होकर शामिल होते हैं और कॉफिन को जो नेशनल फ्लैग लगाया जाता है। इसका मतलब ये टेररिस्ट जो है आपकी आर्मी के जो सोल्जर उनके बराबर में है। तो मैसेज जी बिल्कुल, कई सवाल हैं सर जिसके उत्तर आने अभी बाकी हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास फिर वापस आऊंगी। रॉक्सी हमारे साथ इस वक्त राजस्थान से हैं। रॉक्सी, जनजीवन सामान्य सा हो रहा है, थोड़ा अंदेशा लोगों के मन में अभी भी है कल रात की घटनाओं को लेकर, लेकिन कई लोगों ने हमसे भी बात की और कई लोग कह रहे हैं कि शांति की बात हो रही है, होने लगी है, तो थोड़ा दिल हल्का हो गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर सुबह से हम जिन जिन लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों का एक तरह से, कुछ लोग ऐसे भी मिले बिल्कुल जो ये कह रहे थे कि युद्ध होना चाहिए, एक बार इसका रिज़ल्ट पूरी तरह से आ जाना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो लोग बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं और यहाँ पर बॉर्डर जैसलमेर में जो हालात है वो बाकी देश से बिल्कुल अलग हैं। जब भी ये बात सही है कि जैसलमेर में
सिटी के अंदर अभी तक कोई किसी भी तरह का सिविलियंस को, लोगों को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो डर है वो डर यहाँ के लोगों में बहुत यहाँ पर देखने को मिला। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने हमें कहा कि हम पिछली कुछ रातों से सो ही नहीं पाए, हमारे बच्चों को हम लोग कहाँ पर लेकर जाएं, हमें समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर करीब जैसलमेर में 20% जितनी आबादी ऐसी है जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर रहने के लिए आई हुई है। वो सभी लोग जब से ये टेंशन शुरू हुए हैं तब से ये जो वो सभी करीब 20% आबादी ऑलरेडी यहाँ से छोड़कर दूसरे अपने अपने घरों में, अपने परिवारों के वहाँ पर चले जाकर रहने लगी है। और जो लोग गाँवों में रह रहे हैं, वो गाँवों में जो लोग रह रहे हैं उनके पास कहीं जाने का ऑप्शन नहीं है, जबकि वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि जितना बने इतना जल्दी ये जो संघर्ष है वो संघर्ष को विराम मिले, जिससे कि वो अपने जो रूटीन लाइफ है वो रूटीन लाइफ में वापस आ सके। सारिका, शुक्रिया रॉक्सिस पूरी जानकारी के लिए। और सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कॉन्सुल जनरल ऑफ इंडिया इन शिकागो रहे हैं वो। सुरेंद्र जी, अमेरिका की भूमिका पे बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पहले अमेरिका ने इससे इनकार किया, जेडी वांस ने भी कहा उनका अपना मसला है वो समझें, फिर अचानक एक सीज फायर का ऐलान कर दिया अपनी तरफ से और कहा बात हो गई है। क्या अमेरिका अब वहां तक रुकेगा या आगे इंटरवेंशन करेगा? और जिस तरह से कहा जाता है कि ट्रंप एक कारोबारी हैं, क्या वाकई वो न्यूट्रल रहेंगे इस पूरे मामले में भारत पाकिस्तान के, या फिर कुछ अंदर खाने और अमेरिका चाहता है इससे? देखिए, जिन लोगों को डिप्लोमेसी कैसे चलती है उसकी जानकारी नहीं है, वो अटकलबाजी लगाते हैं। प्रेस में लोगों को जानकारी नहीं कैसे होते हैं, चैनल चलते थे। एक वक्तव्य दिया था, उसके पीछे गया था। ट्रंप ने यूक्रेन के बारे में क्या कहा था, 24 घंटे बंद कर देंगे, हुआ बंद? नहीं हुआ। उन्होंने गाजा और इजराइल वाले क्या बंद नहीं हुआ। चीन के साथ क्या कहा था, बातचीत हो रही है। हमारे साथ भी क्या कहा था, हाईएस्ट हमारे टैरिफ्स हैं, हमारी बातचीत चल रही है। ये कई चैनल होते हैं, कई चैनल्स होते हैं, उसको हर बात को बताने ऐसा। ट्रम्प देखिए, इंटरवेंशन वर्ड गलत है। हमने कभी किसी का इंटरवेंशन जो है स्वीकार नहीं किया, मीडिएशन में कभी स्वीकार नहीं किया। एक दोस्त के नाते यदि वो जो है कुछ फैसिलिटेट कर सकते हैं एज ए फैसिलिटेटर बाहर से, तो स्वागत है उनका। वो एक जो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। पर सुरेंद्र जी, एक सवाल जो सबके मन में उभरा है जब से ट्रंप आए हैं, पिछली बार भी जब वो थे, उनका युद्ध उनकी प्राथमिकता नहीं रही है, चाहे वो गाजा हो, इजराइल हो, रूस यूक्रेन हो, अब भारत पाकिस्तान भी हो। आगे जाकर एक पीस मेकर की भूमिका में वो आगे खड़े होंगे, उनकी इमेज ऐसी बन रही है, आपको क्या लगता है? मैंने आपको क्या कहा, एज ए फैसिलिटेटर, नॉट ओनली ट्रंप, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, तुर्की हो, ईरान हो, इंडोनेशिया हो, सऊदी अरेबिया का कोई भी देश फैसिलिटेट करना चाहता है, दे आर मोस्ट वेलकम, व्हाई नॉट? दे हैव इन्फ्लुएंस। उनका पाकिस्तान के साथ रिश्ता है। इतने सालों तक अमेरिका ने कितने बिलियन डॉलर दिए पाकिस्तान को, जो लड़ाई लड़ रहे थे तालिबान को लेकर के वहाँ पे अफगानिस्तान में। उनके चैनल्स हैं, वो कर सकते हैं। और वो इस स्थिति में है कि जब वो कहते हैं आप करिए, क्लिंटन साहब ने मुशर्रफ को कहा था, उनको नवाज शरीफ को, कॉल इट ऑफ, ही कॉल्ड ऑफ। अभी जो है ये अमेरिका से मैसेज आता है जनरल मुनीर को, तो आप कॉल ऑफ करिए या सीज फायर करिए या चीजें अंदर से कुछ करिए, मानने को उनको इनकार करना बहुत मुश्किल है। देख रहे हैं, उनके पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने 2 दिन पहले ही कहा था, क्या कहा था उन्होंने, कि वी कैन रियली स्टॉप इट इफ इंडिया वांट इट, बट विद इन 24 आवर्स ही वाज फोर्स्ड, वो रिवर्ट कर गए, नहीं, नाउ ओनली ऑप्शन 1 इज वॉर। व्हाट इज द मीन? पाकिस्तान में केवल आर्मी की हुकूमत चलती है, वहाँ के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री की इतनी अहमियत नहीं है जी। जब तक जनरल मुनीर इसके फेवर में नहीं थे, कुछ नहीं हुआ। जब जनरल मुनीर को रूबियो ने फोन किया, रूबियो ने अपने आप नहीं, रूबियो ने प्रेसिडेंट ट्रंप के बिहाफ पर फोन किया और उनको बताया गया कि आप नहीं करेंगे तो आप सब क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है आप जी। वो एग्री कर गए। अपने अपने हर एक की कीमत होती है। आपको मैं समझता हूं कि भारत के यूएसए के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जहां तक हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी सारी टीम जो है ये पूरी कोशिश करेंगी कि जिस तरह का सहयोग सहायता बाहर से दे सकते हैं। पर हमने कभी मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं किया, हम नहीं करते एक्सेप्ट। वो भी जानते हैं, ट्रंप को पूरे एडमिशन पता है कि भारत को इस तरह की बातों पर जितनी हेल्प वो कर सकते हैं करें, बहुत वेलकम है उसका। बिल्कुल, अब अगले कुछ दिनों में ये पता चलेगा कि किस दिशा में ये बातचीत जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और मेजर जनरल विशंबर दयाल भी हमारे साथ है। विशंबर जी, वही सवाल जो सब पूछ रहे हैं कि एक पीस प्रोसेस की एक बात होने लगी है, कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा, कैसे स्टिक करेगा, आगे किसकी भूमिका होगी, दोनों की सेनाओं की क्या बातचीत हो सकती है?
देखिए सारिका, पहली बात तो ये है कि टेम्पररी पीस है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जो भारत का पॉलिटिकल डायरेक्शन था ना मिलिट्री लीडरशिप को, वो बड़ा क्लियर था कि ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है ये टेररिज्म तक सीमित है। टेररिस्ट जिन्होंने हमला किया उनको और उनके आकाओं को एक सबक सिखाना है। भारत कहीं अपनी 80% इस मुहिम में बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है, तो भारत सेटिस्फाइड है, और उसके बाद में पॉलिटिकल लीडरशिप जब अपना फैसला सेटिस्फाइड है तो मिलिट्री लीडरशिप उसको फॉलो करते हैं। हम एक डेमोक्रेसी है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, देखिए पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं, बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है, और खासकर जनरल मुनीर का। ये जो देखिए पाकिस्तान की आर्मी भारत की आर्मी के साथ कभी लड़ाई नहीं लड़ना चाहती, फिजिकल लड़ाई नहीं लड़ना चाहती। वो हमेशा से जो प्रॉक्सी वॉर है, जो टेररिज्म है, उसके जरिए जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इंडिया में स्प्रेड करने की कोशिश, डिवीजन ऑफ इंडियन कम्युनिटीज की कोशिश करता है, उसका वो ब्रह्मास्त्र है। वो उसी के जरिए यहाँ पे लड़ाई जारी रखना चाहता है। जब फिजिकल फोर्सेज, जब फिजिकल जो मिलिट्री पावर, जब फोर्स एम्प्लॉय करने की बात आती है तो वो हमेशा बैकआउट करेगा। ये एक्चुअली में लोग कह रहे हैं ये पाकिस्तान को एक विंडो मिल गई, जिसको एक एस्केप मिल गया, और उसको एक फेस सेविंग जो है वो बहुत जो ढूंढ रहा था वो मिल गई, क्योंकि इसमें वो जानता था कि उसका बहुत नुकसान, उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप तो आप पहले मान दिन से रहे हैं जानती कि थी। ये टेम्पररी शांति अभी फिलहाल इससे आएगी, बिल्कुल अभी है। देखिए ये इस्टेब्लिश होएगी अगले 5-6 महीने में जी। अगर 5-6 महीने। और देखिए जनरल मुनीर एक फंडामेंटलिस्ट हैं। देखिए सारिका, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उनका करियर, मिलिट्री करियर असेस करते हैं ना हम, तो उसके हिसाब से वो जो है एक फंडामेंटलिस्ट है, और वो कुछ ना कुछ करेंगे। अभी कल की जो बात थी ना, उसमें भी कहीं ना कहीं जो कल क्यों फायरिंग हुई, कहीं ना कहीं वो लास्ट डिच एफर्ट था कि किसी तरह से कोई और फेस सेविंग को सक्सेस मिल जाए। उनको कोई ऐसी सक्सेस नहीं मिली है, तो भारत को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एलसी पर भारत को सतर्क रहना पड़ेगा। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भारत को और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। और मैं समझता हूं, जहां तक आपने देखिए एक उनसे सवाल पूछा था अभी अपना सुरेंद्र जी से, कि भारत किसी मीडिएशन को अफोर्ड कर ही नहीं सकता। और क्या हमारे तो 2 ही मुद्दे ना, कि आप जम्मू एंड कश्मीर, हमारे भारत से टेररिज्म खत्म कर दीजिए, आप टेररिज्म मत स्प्रेड कीजिए, आप इंटरफेयर मत कीजिए, और आप हमारे पीओके को छोड़ दीजिए। एक्सेशन डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये तो बहुत लंबे दौर की बातें हैं और लंबे वक्त से होती रही हैं। नहीं तो किसी का कोई, देखिए सरिका, किसी की मदद का कोई हेल्प नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ट्रंप का बिल्कुल। अब ये आगे देखना होगा, जैसा आप कह रहे हैं कि एक टेम्पररी शांति है, लेकिन फिलहाल शांति आई तो है। दुनिया इसी पर दुनिया की निगाह थी और वो यही जानना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में जम्मू कश्मीर के पुंछ को खासा नुकसान पहुंचा है। बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव ने लगातार वहां से हमें अपनी रिपोर्ट्स भेजी हैं और वहां क्षतिग्रस्त घरों की तस्वीरें भी दिखाई हैं। अब भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद आज सुबह पुंछ में कैसा माहौल था, ये हमें बताया बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव ने। इस वक्त हम जम्मू कश्मीर के सुरनकोट में हैं और ये जगह भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल से करीब 40 किलोमीटर दूर है। शनिवार शाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा जब हुई, उस समय सुरनकोट का नज़ारा ऐसा था कि यहाँ पूरा बाज़ार बंद था और सड़कों पे कोई लोग नज़र नहीं आ रहे थे। संघर्ष विराम की घोषणा के करीब 3 घंटे बाद रात 8 बजे यहाँ पर फायरिंग की आवाज़ सुनी गई, जिससे लोगों में चिंता बढ़ती नज़र आई। हमने जब अपने सूत्रों से जानकारी पता करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि सुरनकोट के आकाश में उस समय एक ड्रोन देखा गया था और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस ड्रोन को गिराने के लिए वो फायरिंग की थी। इसके बाद यहाँ के लोगों में काफ़ी देर तक एक चिंता का माहौल रहा। 9 बजते पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया। जो भी लोग सुरनकोट में थे वो सभी अपने घरों के अंदर थे, उन्हें घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई थी, लाइट्स बंद करने के लिए कहा गया था। और जैसे जैसे रात बढ़ती गई, बहुत से लोगों की यही चिंता थी कि क्या जो उससे पिछली रात सुरनकोट में शेलिंग हुई थी, क्या कहीं वो शेलिंग दोबारा तो नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कल की बीती रात सुरनकोट में शांतिपूर्वक बीती है। यहाँ किसी किस्म की शेलिंग या फायरिंग नहीं हुई है। और आज सुबह होते होते सुरनकोट का बाज़ार एक बार फिर खुला हुआ नज़र आ रहा है और लोग अपने काम पर जाते हुए दिख रहे हैं।
और भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम को संघर्ष विराम की घोषणा पर दोनों ही देशों के लोग क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। भारत की जीत हुई है, भारत की सेना की जीत हुई है। भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ के जवाब दिया है, ये हमें बहुत खुशी हो रही है। हम बॉर्डर पे होते हुए भी हमें बिल्कुल आंच नहीं आई और हमारे ऊपर से रॉकेट निकले हैं और हम सुरक्षित हैं। ये तो हमारे भारत सरकार और सेना का कमाल है। जंग जो है ना, ये कहना आसान है, इसको भुगतना बहुत मुश्किल है। दिल में एक डर था, खौफ था कि अवाम दोनों तरफ की अच्छी है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की कूटनीति की जीत हुई है और भारत की जीत हुई है, भारत की सेना की जीत हुई है। भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ के जवाब दिया है, ये हमें बहुत खुशी हो रही है। यहाँ का जो माहौल है वो हमेशा सेना के साथ ही था और कोई डरने वाला नहीं था। हम लोगों ने यही सोचा था जो अगर ना मानते हैं तो आर पार हो जाए। हम बॉर्डर पे होते हुए भी हमें बिल्कुल आंच नहीं आई और हमारे ऊपर से रॉकेट निकले हैं और हम सुरक्षित हैं। ये तो हमारे भारत सरकार और सेना का कमाल है और हम बहुत खुश हैं और जो हुआ है फैसला अच्छा ही हुआ हमारे लिए। मैं मुबारकबाद दूंगा दोनों हुकूमतों को जिन्होंने कि ये फैसला लिया कि अवाम की जान बचाई है, क्योंकि रात भर जो हमने रजौरी में देखा वो आज तक मतलब अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखा था। ये जो हमारा ट्विन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ना, ये इसका जो बॉर्डर लाइन है वो तो वर्स्ट इफेक्टेड रहा है हमेशा से, लेकिन जो हमारे इंटीरियर के टाउन्स हैं ना, उसमें हमने पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस किया कि जहाँ पे हैवी मोटर शेलिंग हो रही थी और हमारे सर के ऊपर से जो है ड्रोन्स जा रहे थे। दैट वाज ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर वी पीपल। तो बहुत बढ़िया बात है, दोनों देशों ने फैसला किया है और ये लड़ाई होती है तो देश की तरक्की रुक जाती है। मैं तो ये जानता हूँ, क्योंकि जो देश लड़ता है ना वो 40-50 साल पीछे चले जाता है। ये जंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं चाहता कि हालत ख़राब हो। जो आवाम का नुकसान हो रहा था, बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, बाकी भी इस तरह के, और ख़ासकर हमें उनका बहुत अफसोस भी है जो नौजवान हमारे लिए लड़ते हुए शहीद हुए हैं। पाकिस्तान अमन चाहता है। पाकिस्तान ने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यही कहा कि हम अमन चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, क्योंकि जो मुसलमान है ना वो ये नहीं चाहता कि लड़ाई हो, खून खराबे हो, जंग, क्योंकि जंग जो है ना ये कहना आसान है, इसको भुगतना बहुत मुश्किल है। दिल में एक डर था, खौफ था कि अवाम दोनों तरफ की अच्छी हैं और इन बड़े हुक्मरानों की वजह से दोनों अवाम, मजलूम अवाम पिसती है, और जो हमारी तरफ इतने शहीद हुए हैं 31 अफराद, वो बेगुनाह अफराद शहीद हुए हैं और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। और बीबीसी के इस स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद सीज फायर से जुड़ी खबरों और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए बीबीसी हिंदी की वेबसाइट, ऐप और सोशल प्लेटफॉर्म्स के साथ। और साथ ही देखिए शाम 7:30 बजे स्पेशल पॉडकास्ट, उसे सुनिए बीबीसी हिंदी के फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लाइव।